आ जाओ। सो द चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर मिला के आपके कम से कम 12 से 14 मार्क्स कंटेन करते हैं, 12 to 14 मार्क्स कंटेन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, स्किल फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप में आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग देयर, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, ऑल द PYQs, एवरीथिंग, प्रैक्टिस नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्किल फॉर्म का आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप को प्ले स्टोर से। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। सो कमिंग टू द लेक्चर, और देखते हैं क्या है। मेरी बात समझना, जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की, तो क्या होता है, तो बातें हैं। देखो, एक होगा एग्रीगेट डिमांड और एक होगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा। अभी है जो हम बात करेंगे वो होगा एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, और समझते हैं क्या है ये एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस E माइनस X, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन चारों को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। ठीक है, ये चार सेक्टर है। एक क्या है, एक का नाम है कंजम्पशन, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट, एक का नाम है गवर्नमेंट और एक का नाम है नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। मतलब क्या हुआ, आपके देश में कौन कौन कितना खर्च कर रहा है ना, कंजम्पशन में तुम कितना खर्च कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है फर्म द्वारा, कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कितना तुम नेट एक्सपोर्ट में खर्च कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में खर्च कर रहे हो। तो ये चारों सेक्टर को मिला के क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ देखना है क्या एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर। एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। बस दो ही सेक्टर जानना है हमें और नहीं जानना। किन्स ने जो कहा था वही हमें जानना है, किन्स को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं क्या होता है। किन्स कौन है सर, किन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्सिमम थ्योरीज उन्होंने दिया है, किन्स ने ही मैक्सिमम थ्योरीज दिया है। ठीक है, और देखते हैं, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर में जितना लोग खर्च करते हैं, जितना लोग खर्च करेंगे वन अकाउंटिंग ईयर में, कहां खर्च करेंगे सर, गुड्स एंड सर्विसेज में करेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें जो लोग खर्च करेंगे, प्लानिंग किया नहीं है, एक्चुअल नहीं है, प्लानिंग टू, यानी कि एक साल में जितना खर्च करोगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे सर। क्या कहेंगे उसको, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ठीक है, आगे मूव करें। ठीक है सर, नाउ अब देखो क्या, एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर willing to incur during a given period of time. It means AD and aggregate expenditure means the same. आप जो एग्रीगेट डिमांड कहते हैं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, एक ही चीज है, इकोनॉमी उसी को समझती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये पढ़ जाना, इसको देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं इसको। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड सर, तो मैंने आपको कहा ना, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है। पहला तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हाउस होल्ड, उसको ही जो हाउस होल्ड होते हैं ना, वो जो खर्च करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं।
यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो लोग करेंगे, एक तो क्या करेगा, हाउस होल्ड करेगा, और एक करेगा कौन, एक करेगा एनटीओ या एनपीओ। यानी कि मेरी बात समझना, जो तुम खाते हो या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खर्च करता है, उनको हम मिला के कहते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं सर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है सर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया जो फर्म करता है, कोई भी खर्चा जो फर्म करेगा उसे हम एक्सपेंडिचर आई मीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट करती है हमें सीखना भी नहीं है सर, ठीक है हटाइए। नेट एक्सपोर्ट क्या है सर, हमें सीखना ही नहीं है, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खर्च करते हैं उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, सबको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या देखो, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब देखो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है ना, शेड्यूल है ना, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। तो क्या है देखो, मेरी बात समझना, इनकम तुमने कमाया, शुरुआत में क्या होगा, इनकम नहीं होता है। आप जानते हैं शुरुआत में क्या होता है, इनकम नहीं होता है, इनकम है ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, खर्च तो होगा। आज मान लो मैंने कोई इनकम नहीं कमाया, क्या हुआ, खा के तो आए हैं, आज तो खाना खाए हैं ना हम, यानी क्या हुआ, हमने पास्ट इनकम से पैसा खर्च किया होगा। इट मींस क्या हुआ, इसको कहते हैं क्या, डिस सेविंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस सेविंग्स कहते हैं। जो हम पास्ट सेविंग्स निकालते हैं ना, पास्ट इनकम में जो खर्च होता है वो उससे निकालते हैं, उसको कहते हैं डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिस सेविंग कहते हैं उसको। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो तुम जीरो इनकम में भी 40 रुपया खर्च कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा जब इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, 100 रुपया हुआ, तुमने अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज किया, करोगे ना। ठीक है, तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए, तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए, तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए। तो यानी क्या हुआ, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम इंक्रीज होता जाता है तुम्हारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। लेकिन मेरी बात समझना, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अमीर कैसे बन जाते हैं, जो अमीर इंसान होते हैं वो इंसान और अमीर कैसे बन जाते हैं सर, हाउ द रिचर बिकम मोर रिचर। होता क्या है, जो लोग अमीर होते हैं वो उनका खर्चा क्या होता है, एक लिमिट होगा ना। अब सोना का कोई बिस्किट खाएगा तो क्या होगा, सोफा भी है, उसके पास एयर कंडीशन भी है, सब कुछ है, तो क्या करेगा, उसका जितना इनकम हो रहा है उस रिस्पेक्ट में वो खर्च नहीं कर रहा, तो क्या होता है, इनकम बचता है उसका, तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट होता है, फर्दर इन्वेस्टमेंट से फिर वो कमाता है पैसा, तो कमाता है, फिर इनकम का सोर्स हो गया। इनकम तो वही है, आई मीन कंजम्पशन तो वही है। ठीक है, तो क्या होता है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका इनकम तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ के बाद, इस लेवल के बाद, यहाँ पे जब आपका इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली कम होने लगा, है ना। 600 रुपए इनकम कमा रहे हैं, 520 रुपए खर्च कर रहे हैं। और यहाँ तुम देखो, तुम कुछ नहीं कमा रहे थे लेकिन तुम्हारा खर्चा था। यानी कि जैसे जैसे हम इनकम कमाते हैं हमारा कंजम्पशन का रेशियो इनकम के रिस्पेक्ट में कम होता जाता है। ठीक है, आओ समझते हैं क्या है। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 20 पे रखा है। इन्वेस्टमेंट किस पे रखा है, 20 पे, कांस्टेंट। हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करना जी, इन्वेस्टमेंट जो है वही है। क्यों सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है उसको कांस्टेंट रखने का एक ही एजम्पशन है, दैट हम जो है इनकम के हिसाब से कंजम्पशन को शो करना चाहते हैं कि मेरे इनकम के हिसाब से कंजम्पशन क्या भाग रहा है, कैसे भाग रहा है ना। हमने सारा पैसा जो कमाया कंजम्पशन में लगा दिया, जो पैसा कमाया कंजम्पशन में लगा दिया। हमने क्या किया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं किया, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा हुआ है। जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे आज भी वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों रखे हैं, क्योंकि हमको इफेक्ट दिखाना है कंजम्पशन का, इनकम से कंजम्पशन का इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, आओ समझते हैं क्या है। अब क्या हुआ देखो, 40 + 20 60 हो गया, AD C + I, है ना। नाउ 120 + 20 is 140, 220 220, 280 20 300, 360 20 380, 440 20 440 20 460, 520 + 20
540। तो ये क्या है, ये है एग्रीगेट डिमांड। वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, कंजम्पशन है। तो ये क्या है, आपका टेबल है। आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम फिर आगे चलेंगे उसके बाद। ठीक है, अगर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे चलेंगे फिर हम। ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एडी, है ना। आओ समझते हैं क्या है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। आप जानते हैं इस बात को कि सी प्लस आई होता है सर। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है सर। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने कहा है दो ही सेक्टर है, कंजम्पशन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। अगर इनकम का लेवल जीरो भी है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, 40 होगा ना, मिनिमम तो कंजम्पशन होगा ही। तो क्या है, इसीलिए आपका कंजम्पशन जीरो से नहीं, आपका कंजम्पशन समवेयर इन द पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, इसका कर्व तुम बनाओगे तो ऐसे बनेगा। देखो जब तुम बनाओगे इसका कर्व तो ऐसा बनेगा। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा, देखो दिस इज योर इनकम कर्व। ये बात समझना, यहां पर लिखना इनकम, यहां लिखना एग्रीगेट डिमांड, यहां लिखना कंजम्पशन, और यहां लिखना, जस्ट अ मिनट मैं फिर से बनाता हूं। देखो ये देखो, ये है, यहां पे लिखना इनकम, ठीक है, यहां लिखना जीरो, यहां लिखना वाई। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, यहां पे क्या क्या लिखोगे, एडी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये तीन बातें लिखना, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तीन बातें यहां लिखना। अब क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या है, यहां से इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट का कर्व या लाइन यहां से जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, कंजम्पशन का कर्व आपका यहां से जाएगा। ठीक है, और एडी का कर्व यहां से जाएगा। जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ उस डेटा के अनुसार आप बनाएंगे इसको, उस डेटा के अनुसार बनाओगे तो यू विल फाइंड कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है यहां से स्ट्रेट जाएगा। क्यों, क्योंकि सर 20 पे फिक्स है ना, वो 20 पे फिक्स है, 20 पे फिक्स है ना वो। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अच्छा कंजम्पशन कर्व क्या होगा, वो 40 से तो स्टार्ट ही होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा। एडी कर्व क्या होगा, और ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों सर, क्योंकि एडी क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करोगे तब एडी आएगा। यहां पे सी प्लस आई होता है तब एडी आता है, राइट, सी प्लस आई होता है तब एडी आता है। तो क्या हो गया, देखो हमेशा याद रखना एडी क्या है, एडी इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व। एडी हमेशा पैरेलल होगा किसके, कंजम्पशन कर्व के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये बात मेरी बात समझना, ये आपका हमेशा पैरेलल होगा इसके। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, 20 है ना, तो इसका डिस्टेंस हमेशा 20 से डिफरेंस रहेगा, इसीलिए दोनों पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल इसीलिए होगा। ठीक है, यू नीड सम ब्रेक, मैं ब्रेक के बाद जस्ट लौटता हूं, आप अच्छा से इसको देखिए, समझिए, खुद से बनाइए। तो ये आप समझ में आ गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, ये देखो स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप मेरी बात समझना, एक एक समझते हैं यहां से। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या होगा, स्लोप क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा सर। ठीक है, नाउ अब देखो क्या होता है, मेरी बात समझना, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो जीरो में स्टार्ट हुआ था, और ये जो यहां पे आया, ये जो पोर्शन तुम देखे, जहां से आपका कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है वहां तुम देखो, तो जहां से कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है तो उस बीच का जो गैप बना ना, इस गैप को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार। इस गैप को हम कहते हैं सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व। तो देखो क्या हुआ, एडी कर्व हमेशा याद रखना, हमेशा एडी कर्व जो होगा वो हमेशा याद रखना इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से ऊपर जाएगा। मींस एडी कर्व हमेशा यहां से ऊपर जाएगा, एडी कर्व हमेशा कंजम्पशन कर्व के ऊपर बनेगा, क्योंकि कंजम्पशन कर्व में इन्वेस्टमेंट ऐड होगा तब जाके एडी बनता है, इसीलिए हमेशा ऊपर बनेगा ये। ठीक है, स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी कर्व का स्लोप क्या होगा, अपसाइड मूवमेंट होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा, ये कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा ये। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इतनी बात पे समझ में आई आपको, ये जितनी बातें हैं आपको समझ में आ गई। चले आगे नो, अब क्या है एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड होता है वैसे एग्रीगेट सप्लाई है। हम खरीदे तो सामने वाला बेचेगा, तो सामने वाला जब बेचेगा तो क्या कहेंगे, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये बात समझना, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, हम या तो खाएंगे कंज्यूम करेंगे या हम सेव करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सी प्लस एस होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, नाउ एक बात और समझना, एस जो होता है वो क्या होता है, इनकम के इक्वल होता है। इनकम क्या होता है सर, व्हाट इज इनकम? मेरी बात समझना, जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान, तो बेचेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ पे जो वाई है, इनकम जो है, हमेशा याद रखना वाई फॉर इनकम होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। क्योंकि आप देश के लेवल पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा सर। तो ए एस इक्वल्स टू वाई और नेशनल इनकम, तो ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस ये, एंड ए एस इक्वल्स टू वाई, ये दो इक्वेशन याद रखना। ठीक है, नाउ अब तुम समझो क्या है बात को, मैं क्या कह रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द producers are willing to supply, producers are willing to supply in an economy in a given period of time। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में जितना तुम विलिंग करते हो, ये याद रखना, एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे, विलिंग में कर रहे हो। एक साल में तुम जितना सेल करने का प्रयास कर रहे हो, एक साल के अंदर तुम जितना सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मस्ट बी नोटेड दैट एएस रेफर्स टू ओनली टू प्लान्ड प्रोडक्शन। प्लान्ड एक्चुअल में नहीं होता, प्लान्ड या डिजायर्ड आउटपुट, कितना हम कर सकते हैं, हाउ मच, कितना तुम कर सकते हो, ये क्या कहलाएगा, ये एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा सर। ठीक है, when aggregate supply is expressed in physical term, जब aggregate supply physical term में express होता तो क्या होता है, it refers to total output of goods and services in an economy। ठीक है, we know that value of total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। ठीक है, तुम जानते हो, पहले से जानते हो, नेशनल इनकम जानते हो कि क्या होता है, आपका जो पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, अमंग रेंट, अमंग वेजेस, अमंग इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये क्या है, आपका नेशनल इनकम होता है। इस बात को याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई ही क्या है, नेशनल इनकम होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको पढ़ जाना, टेक द स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, नाउ कंजम्पशन फंक्शन क्या है, मेरी बात समझना, कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, दोनों एक ही बात है ना। चलिए,
ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, क्या होता है मेरी बात समझना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। C इक्वल्स टू एफ वाई। तो कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि क्या हो गया, कंजम्पशन जो है वो क्या डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनकम पर। फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम, यहां ध्यान देना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसा इनकम का पोर्शन जो तुम कंजम्पशन करते हो, इनकम का वो पोर्शन जो तुम कंज्यूम करते हो, उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। सो देखो क्या हुआ, कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ इनकम। नाउ आगे चलते। तो कंजम्पशन फंक्शन represents the willingness of household to purchase goods and services at a given level of income during a given time of period। ठीक है, बहुत सीख लिया सर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जो मेन चीज है वो आपके सामने है, देख रहे हो दया, क्या है ये दया, देखो ना, इनकम है और कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन पहले भी तो दिया हुआ था आपको, The same consumption was given to you before also। तो इनकम भी दिया है, कंजम्पशन भी दिया है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ये इनकम है, वो कंजम्पशन है। इस बेसिस पे हम कैसे काम करेंगे आओ समझते हैं। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन में, क्या क्या काम करेंगे आओ समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेबल, देखो क्या है, ये बात समझना। ठीक है, मैं समझाता हूं तुमको। ओके, यस देखो दो बातें हैं। एक बात का नाम है क्या, एक बात क्या है, टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, एंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। तो एपीसी और एमपीसी दो तरीके होते हैं जिससे कि हम इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशनशिप बताते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। अब एपीसी और एमपीसी क्या होता है सर, आओ समझते हैं। एमपीसी और एपीसी क्या होता है, सुन लो फिर से बात। हम जब रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, तो क्या है, एक है क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक है क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो बातें हैं। तो अब एपीसी क्या है आओ समझो। ठीक है, देखो क्या है, एपीसी क्या है, जब हम कंजम्पशन और इनकम का एवरेज निकालते हैं, कंजम्पशन और इनकम का एवरेज, तो 40 बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो कोई भी इसका मेजरमेंट नहीं आएगा। ठीक है सर, तो 120 बाय 100 करने से क्या हो जाएगा 1.2, देन 200 बाय 200, देन 280 बाय 300, देन 360 बाय 400। तो ये आपका नंबर्स आता चला गया ना। तो ये देखो, जब हम एवरेज कर रहे हैं, कैसे, किसका एवरेज कर रहे हैं, एपीसी इक्वल्स टू सी बाय वाई का, सी बाय वाई का जब हम एवरेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसको कहते हैं एपीसी कहते हैं। अब एपीसी क्या होता है, देखो जितना लोअर वैल्यू आएगा, जितना कम वैल्यू आएगा, जितना लोअर वैल्यू आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। कैसे सर अच्छा है, क्योंकि देखो 360 बाय 400 है ना, तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो, 360 कंज्यूम कर रहे हो 400 कमाने पे। यहां कुछ भी कमाए नहीं थे, 40 खर्च कर रहे थे, यानी कि जितना कम एपीसी आएगा उतना ज्यादा समझो तुम क्या कर रहे हो, तुम इनकम
का कंजम्पशन कर रहे हो। मतलब क्या, भाई बात समझो, यहां पे क्या था, 120 खर्च कर रहे थे और तुम इनकम कमा रहे थे 100 रुपया। यहां तुम 200 खर्च कर रहे हो, 200 कमा रहे हो। यहां पे क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा कमाई इंक्रीज करता जा रहा है तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम इंक्रीज करता जा रहा है तुम्हारी एपीसी की वैल्यू कमजोर होती जा रही है। जितना कमजोर वैल्यू होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना कमजोर वैल्यू होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम लोग, समझते हैं तो क्या होता है। देखो क्या है, देखो क्या है देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio, refers to the ratio, refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। हाँ, तो एपीसी क्या हो जाएगा, एपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एपीसी इक्वल्स टू हो जाएगा कंजम्पशन बाय इनकम, वाई बाय सी बाय वाई, सी बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल, क्या क्या है देखो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, यस देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां देखो, दिस इज द ब्लैंक शीट। ठीक, तो तुम देखोगे अगर तो ये क्या आ रहा है, जितना तुम नीचे जाओगे जितना तुम्हारा वैल्यू कम होता जा रहा है, इट मींस दैट तुम क्या होता जा रहा है, इनकम इंक्रीज होता जा रहा है। इनकम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जब तुम इसका वैल्यूएशन करोगे ग्राफ में जब तुम इसका वैल्यूएशन करोगे तो क्या हो,